अहमदाबाद में जो 12 जून 2025 को हादसा हुआ एयर इंडिया की उड़ान AI-171 के साथ, वो बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकरा गई थी उड़ान भरने के तुरंत बाद। बहुत ही दुखद। और इसने एक बहुत जरूरी बहस छेड़ दी है। बिल्कुल। हालांकि वो इमारत शायद नियमों के हिसाब से ही बनी थी, पर अब ये बात उठ रही है कि क्या हवाई अड्डों के आसपास जो कंस्ट्रक्शन होता है उसे और सख्ती से कंट्रोल करने की जरूरत है। शायद कोई नो कंस्ट्रक्शन जोन जैसा कुछ। सही कह रहे हैं। ये हादसा हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये नियम क्यों हैं, कितने असरदार हैं। ये समझना बहुत जरूरी है, खासकर जो लोग शहरी नियोजन मतलब अर्बन प्लानिंग और डेवलपमेंट से जुड़े हैं उनके लिए। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझेंगे कि ये नियम क्यों इतने अहम हैं, देश में क्या व्यवस्था है और खास तौर पर महाराष्ट्र में इन्हें कैसे लागू किया जाता है। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि हवाई अड्डों के पास निर्माण को कंट्रोल करना इतना जरूरी क्यों है। इसके पीछे कई वजह हैं। सबसे पहला तो शायद एकदम सीधा सा है, टकराव रोकना, है ना। प्रिवेंट कोलिजन्स। इमारतों की ऊंचाई लिमिट में रखनी होती है ताकि वो उड़ते या उतरते जहाजों के रास्ते में ना आए। बिल्कुल। और दूसरा, नेविगेशन की सुरक्षा, प्रोटेक्ट नेविगेशन। हवाई जहाज जमीन पर लगे रेडियो नेविगेशन सिस्टम्स जैसे VOR, DME इन पर काफी निर्भर करते हैं। अब अगर आसपास ऊंची इमारतें होंगी तो इन सिग्नल्स में इंटरफेरेंस हो सकता है। और सिर्फ हवा में नहीं, जमीन पर भी जोखिम कम करना होता है, रिड्यूस ग्राउंड रिस्क्स। सोचिए, एयरपोर्ट के बिल्कुल पास अगर बहुत घनी आबादी हो या ऊंची इमारतें हों और खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए तो जमीन पर नुकसान बहुत बढ़ सकता है। सही बात है। और एयरपोर्ट का कामकाज भी तो ठीक से चलना चाहिए। इंश्योर एफिशिएंसी, मतलब इमरजेंसी में रास्ता साफ हो, पहुंचने में आसानी हो, इसके लिए भी आसपास क्लियर एरिया चाहिए होता है। एकदम। और फिर अंतर्राष्ट्रीय मानक भी तो है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ICAO, इनके दिशा निर्देश है जिनका पालन करना जरूरी है पूरी दुनिया में सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए। हाँ, और शायद एक और बात कि अगर कोई हादसा हो भी जाए तो उसके बाद के जोखिम कम हो, मिटिगेट पोस्ट क्रैश रिस्क्स। जैसे आग फैलने का खतरा कम हो, बचाव कार्य आसानी से हो सके। बिल्कुल। तो ये तो हो गए कारण। अब अगर हम मौजूदा नियमों की बात करें तो ये कई स्तरों पर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ICAO है, जैसा आपने कहा, शिकागो कन्वेंशन एनेक्स 14 वगैरह। और भारत में राष्ट्रीय स्तर पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब AAI। ये मुख्य नियामक संस्थाएं हैं। और फिर राज्य स्तर पर भी अपने नियम होते हैं, जैसे महाराष्ट्र में UDCPR है। अच्छा, राष्ट्रीय नियमों के बारे में थोड़ा और बताएं, वो कौन से खास नियम हैं? देखिए, केंद्र सरकार ने 30 सितंबर 2015 को हाइट रिस्ट्रिक्शंस फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस रूल्स 2015 जारी किए थे। ये नियम देश के सभी नागरिक और रक्षा हवाई अड्डों पर लागू होते हैं। हवाई अड्डे मतलब एरोड्रोम्स, जैसा कि ये नियम में कहा गया है। एरोड्रोम, इसका क्या मतलब है? एरोड्रोम मतलब कोई भी परिभाषित क्षेत्र जमीन पर या पानी पर जहां विमानों का आगमन, प्रस्थान या सतह पर संचालन होता है। इसमें संबंधित इमारतें, स्थापनाएं और उपकरण भी शामिल हैं। समझ गया। तो इन नियमों को लागू कैसे करते हैं, मतलब जमीन पर कैसे उतारते हैं? इसके लिए AII एक बहुत महत्वपूर्ण टूल इस्तेमाल करती है, कलर कोडेड जोनिंग मैप यानी CCZM। CCZM, ये क्या होता है? ये हवाई अड्डे के चारों ओर के इलाके के नक्शे होते हैं। इनमें अलग अलग रंग के जोन्स या ग्रिड्स बने होते हैं। हर रंग का मतलब है कि उस इलाके में समुद्र तल से कितनी अधिकतम ऊंचाई तक निर्माण की इजाजत है। परमिसिबल हाइट अबव मीन सी लेवल, AMSL में। अच्छा, तो रंगों से पता चलता है कितनी ऊंचाई तक बना सकते हैं? हाँ, और ये नक्शे बनाते समय ऑब्स्टिकल लिमिटेशन सर्फेसेस या OLS जैसी चीजों का ध्यान रखा जाता है। ये काल्पनिक सतहें होती हैं जो हवाई अड्डे के रनवे के आसपास और उड़ान पथों के ऊपर परिभाषित की जाती हैं। OLS जैसे टेक ऑफ क्लाइंब सरफेस, जहां से विमान उड़ान भरता है और ऊंचाई लेता है। अप्रोच सरफेस, जहां विमान उतरने के लिए आता है। इनर हॉरिजॉन्टल सरफेस, कॉनिकल सरफेस वगैरह। इन सतहों को बाधाओं से मुक्त रखना होता है, इसलिए इनके नीचे आने वाले क्षेत्र में ऊंचाई पर प्रतिबंध होता है। टेक ऑफ पाथ वाली सतह पर नियम सबसे सख्त होते हैं,
जाहिर है। तो इसका मतलब कोई भी निर्माण करने से पहले AII से पूछना पड़ता है, NOC लेना पड़ता है। हाँ, ज्यादातर बड़े हवाई अड्डों के केंद्र बिंदु से, जिसे एरोड्रोम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, उसके 20 किलोमीटर के दायरे में कोई भी निर्माण करने के लिए AAI से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC लेना अनिवार्य है। ये NOC ही बताता है कि आप कितनी ऊंचाई तक निर्माण कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया है और फिर स्थानीय निकाय इसे लागू करवाते हैं। बिल्कुल। स्थानीय निकाय जैसे नगर निगम वगैरह और हवाई अड्डा संचालक ये मिलकर सुनिश्चित करते हैं कि निर्माण NOC और स्वीकृत नक्शों के हिसाब से ही हो। ये प्रक्रिया थोड़ी जटिल लग सकती है, पर सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हुई राष्ट्रीय स्तर की बात। अब महाराष्ट्र पर आते हैं। यहाँ का जो UDPCR 2020 है, खासकर उसका रेगुलेशन नंबर 3.19, वो इसी बारे में है ना? हाँ, बिल्कुल। UDPCR 2020 का रेगुलेशन 3.1.9 इन्हीं राष्ट्रीय नियमों को महाराष्ट्र में लागू करने का एक व्यवस्थित तरीका बताता है। मकसद वही है, विमानन सुरक्षा, इमारतों की ऊंचाई कंट्रोल करना और कुछ खास तरह की गतिविधियों को रोकना। और महाराष्ट्र में ये कैसे काम करता है? क्या प्रक्रिया थोड़ी अलग है? प्रक्रिया मूल रूप से वैसी ही है। महाराष्ट्र में जो स्थानीय प्राधिकरण हैं, जैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस या प्लानिंग अथॉरिटीज, वो बिल्डिंग परमिट देते समय AAI द्वारा जारी CCZM का सख्ती से पालन करते हैं। किसी भी इमारत की मंजूर ऊंचाई CCZM में उस जगह के लिए बताई गई ऊंचाई से ज्यादा नहीं हो सकती। और NOC की जरूरत कब पड़ती है महाराष्ट्र में? देखिए, NOC कुछ स्थितियों में अनिवार्य है। पहला, अगर प्रस्तावित निर्माण CCZM पर लाल रंग में चिन्हित क्षेत्र में आता है। दूसरा, अगर प्रस्तावित ऊंचाई उस जगह के लिए तय परमिसिबल टॉप एलिवेशन से ज्यादा है। तीसरा, अगर किसी इलाके का CCZM नक्शा उपलब्ध ही नहीं है। अच्छा। और एक और अहम बात, हवाई अड्डे के 20 किलोमीटर दायरे के बाहर भी अगर कोई इमारत 150 मीटर से ज्यादा ऊंची बननी है तो भी AAI से NOC लेना अनिवार्य है। ऊंचाई के अलावा क्या और भी कोई पाबंदियां हैं महाराष्ट्र में? हाँ, UDCPR में हवाई अड्डे के रेफरेंस पॉइंट से 10 किलोमीटर के दायरे में कुछ गतिविधियां प्रतिबंधित हैं, जैसे कि बूचड़खाने, स्लॉटर हाउस, अबैटवार या बुचर हाउस। इनको खोलने की इजाजत नहीं है। और ऐसी जगह जहां कचरा जमा होता हो, क्योंकि इनसे पक्षी आकर्षित होते हैं, चील, बाज जैसे। बिल्कुल, जो ऊंची उड़ान भरने वाले बड़े पक्षी होते हैं वो विमानों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। बर्ड हिट के मामले हो सकते हैं। और अगर कोई मौजूदा पेड़ या इमारत नियमों का उल्लंघन कर रही हो तो उसके लिए भी नियम है। एयरक्राफ्ट डिमोलिशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस कॉज्ड बाय बिल्डिंग्स एंड ट्रीज एटसेट्रा रूल्स 1994 के तहत कार्रवाई की जा सकती है, मतलब उन्हें हटाने के लिए। देखिए, यहाँ एक मुश्किल सवाल खड़ा होता है ना? भारत में कई हवाई अड्डे हैं जो बने तो शहर से बाहर थे, लेकिन अब शहर इतना फैल गया है कि वो घनी आबादी के बीच आ गए हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ी व्यवहारिक चुनौती है। शहरी विस्तार बहुत तेजी से हुआ है। तो ऐसे में क्या पूरी तरह से निर्माण रोक देना सही है? ये तो मुमकिन नहीं लगता। नहीं, पूरी तरह रोक लगाना शायद अव्यवहारिक है। विकास भी तो जरूरी है। जरूरत है एक संतुलन बनाने की। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता शायद पूरी तरह पाबंदी लगाने में नहीं, बल्कि सटीक विनियमन में है, प्रिसिजन रेगुलेशन, और शहरी नियोजन के जरिए सख्त नियंत्रण में, स्ट्रिक्ट कंट्रोल। ये सुनिश्चित करना कि नियम सिर्फ कागज पर न रहें बल्कि जमीन पर सख्ती से लागू हों। जागरूकता बहुत जरूरी है। तो ये सब जानने के बाद हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हमारे लगातार बढ़ते शहर अपने हवाई अड्डों के पास विकास की जरूरतों और विमानन सुरक्षा की अनिवार्यताओं के बीच तालमेल कैसे बिठा सकते हैं? यह एक लगातार चलने वाली चुनौती है जिस पर हमें सोचते रहना होगा। बिल्कुल। इस विषय पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अधिक जानकारी और चर्चा के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल MahaTPC से भी जुड़ सकते हैं। हाँ, जरूर जुड़ें। और हाँ, इस क्षेत्र से जुड़ी और जानकारी और ताज़ा अपडेट्स के लिए MahaTPC YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वो जो बेल आइकॉन है उसे भी दबा दें।